खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे देश और दुनिया की कुछ खास और अहम खबरें। और सबसे पहले बात करेंगे मानसून की दस्तक से पहले विकास कार्यों को रफ्तार देने को लेकर सीएम योगी का अधिकारियों को अल्टीमेटम। वहीं बात करेंगे ऋषिकेश में 2 दिवसीय अखिल भारतीय महापौर परिषद सम्मेलन का शानदार आगाज। और चलते चलते हम बात करेंगे राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके से एक बेहद दर्दनाक और रूह कंपा देने वाले हादसे की, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में और पहली अहम रिपोर्ट का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के विकास और जनता की सहूलियत को लेकर पूरी तरह से एक्शन मोड में है। मानसून की दस्तक से पहले विकास कार्यों को रफ्तार देने और कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए मुख्यमंत्री ने गोरक्षनाथ मंदिर में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने अधिकारियों को कड़ा संदेश देते हुए साफ किया है कि जनता से जुड़े विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये रिपोर्ट देखें। मानसून से पहले विकास कार्यों को रफ्तार देने और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि जनता से जुड़े विकास कार्यों में किसी भी तरह की देरी या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जल भराव, बाढ़ नियंत्रण, सड़क ओवरब्रिज, बिजली आपूर्ति और शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हम सभी के बीच आपको बता दें कि गोरखपुर के विकास को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार परियोजनाओं की निगरानी कर रहे हैं। समीक्षा बैठक में उन्होंने मानसून से पहले अंतिम चरण में पहुंच चुकी सभी प्रमुख परियोजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने नगर निगम को नालों और नालियों की सफाई, पंपिंग स्टेशनों की जांच और जलभराव रोकने के लिए सभी जरूरी इंतजाम समय रहते पूरा करने को कहा। साथ ही जल निगम को गोरधोइया नाले का निर्माण इसी महीने पूरा करने का अल्टीमेटम भी दिया, ताकि शहरवासियों को जलभराव की समस्या से जूझना न पड़े। विकास की सतत प्रक्रिया को हम नगर के अंदर ऐसे ही चलाते रहेंगे, लेकिन सरकार, ये डबल इंजन की सरकार सहयोग तो कर सकती है, निर्माण तो कर सकती है, लेकिन शहरवासियों को भी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना होगा। शहरवासियों के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है और वह जिम्मेदारी है कि हम लोग इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़ करके शहर के विकास को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। शहर का विकास कैसे बढ़ना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इसके संरक्षण के लिए गंदगी नहीं करना है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर कोई निहित स्वार्थी तत्व उन संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी कंप्लेंट करके ऐसे व्यक्तियों को जेल भी करवाना है। हम अपने स्तर पर भी इस कार्य को करें। हम लोग रामगढ़ ताल में देखते हैं, सरकार ने वहां कार्य किया है, कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं, CSR से भी पैसा आता है, लेकिन बहुत सारे लोग जाते हैं खा करके वहीं फेंक देते हैं। अभी एक बैंक ने वहां स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया था, 56 बैग यानी 56 बोरा प्लास्टिक बरामद हुआ था वहां पे। आप याद करिए कितना प्लास्टिक, कितना कचरा। भाई अगर ऐसे ही कचरा फेंकते रहेंगे, एक दिन ताल का अस्तित्व फिर खतरे में आ जाएगा। और इसलिए प्लास्टिक फ्री गोरखपुर, स्वच्छता से युक्त गोरखपुर, गंदगी से मुक्त गोरखपुर, हरा भरा गोरखपुर, सेफ गोरखपुर, स्मार्ट गोरखपुर, सस्टेनेबल सिटी गोरखपुर, यह एक लक्ष्य लेकर के अगर हम सब आगे बढ़ेंगे तो गोरखपुर की यात्रा जो अब एक नए गोरखपुर के रूप में देखने को मिल रही है, यह इस रूप में हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए एक मंच देगा, आपको एक पहचान देगा, आने वाली पीढ़ी को गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए
एक अवसर देगा और इसके लिए गोरखपुर वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। सीएम योगी हाई लेवल बैठक, नालों नालियों की सफाई और पंपिंग स्टेशनों की जांच के निर्देश। गोरधोइया नाला निर्माण, इस महीने कार्य पूरा करने का अल्टीमेटम। जल भराव और बाढ़ नियंत्रण के लिए समयबद्ध एक्शन प्लान। बंधों की सुरक्षा जांच और आपदा प्रबंधन की मुस्तैदी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि विकास परियोजनाओं की एक निश्चित समय सीमा तय हो और उन्हें गुणवत्ता के साथ तय समय से पूरा किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने बैठक में बताया, पैडलेगंज टीपी नगर 6 लेन ओवरब्रिज, पैडलेगंज नौसड़ 6 लेन मार्ग और अन्य कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं अंतिम चरण में हैं। मुख्यमंत्री ने इन कार्यों को शीघ्र पूरा करने और बरसात शुरू होने से पहले अधिकतम निर्माण कार्य निपटाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने बंधों की जांच, उनकी निगरानी और आपदा प्रबंधन की तैयारियां समय रहते पूरे करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जिले में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और जनता को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया। सौंदर्यीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। रामगढ़ ताल सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण को मिलेगी रफ्तार। स्मार्ट कनेक्टिविटी, विरासत गलियारा असुरन पिपराइच 4 लेन। ग्रीन सिटी, शहर के प्रवेश द्वारों का विकास, हरित पट्टियां और छायादार पौधे। बुनियादी सुविधाएं, निर्बाध बिजली आपूर्ति और बेहतर यातायात पर विशेष बल। साफ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के विकास और यहाँ की जनता की सहूलियत को लेकर कोई समझौता करने के मूड में फिलहाल है नहीं। मानसून की दस्तक से पहले उनकी ये हाई लेवल बैठक अधिकारियों के लिए एक बड़ा संदेश है कि चाहे जलभराव से मुक्ति हो या फिर अधूरी पड़ी सड़कें, काम तय समय सीमा के भीतर और पूरी गुणवत्ता के साथ होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री के इन कड़े निर्देशों के बाद प्रशासनिक अमला धरातल पर कितनी तेजी से काम पूरा कर पाता है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अब अगली अहम रिपोर्ट की करेंगे। उत्तराखंड की योग नगरी ऋषिकेश एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर के एक बेहद महत्वपूर्ण आयोजन का गवाह बनने जा रही है। ऋषिकेश में 2 दिवसीय अखिल भारतीय महापौर परिषद सम्मेलन का शानदार आगाज हो चुका है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न राज्यों से करीब 60 महापौर हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिनों तक चलने वाले इस महामंथन में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं, शहरी विकास, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और नगर निकायों के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। देवभूमि ऋषिकेश एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण आयोजन का गवाह बनने जा रहा है। 2 दिवसीय अखिल भारतीय महापौर परिषद सम्मेलन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देश के करीब 60 महापौर इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। शहरी विकास, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और स्मार्ट सिटी जैसे विषयों पर होने वाला ये मंथन उत्तराखंड की बढ़ती पहचान और सरकार की विकासोन्मुखी सोच को भी दर्शाता है। आपको बता दें, योग नगरी ऋषिकेश में 2 दिवसीय अखिल भारतीय महापौर परिषद सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी हैं। देश के विभिन्न राज्यों से महापौरों का आगमन भी शुरू हो गया है। नगर निगम की ओर से आयोजन स्थल से लेकर त्रिवेणी घाट तक पूरे क्षेत्र को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। यह आयोजन उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर शहरी विकास के मॉडल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस दौरान सम्मेलन के पहले सत्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। वहीं इसकी अध्यक्षता अखिल भारतीय महापौर परिषद के अध्यक्ष और करनाल की महापौर रेणुबाला गुप्ता ने किया। ऋषिकेश के महापौर शंभू पासवान के अनुसार ये सम्मेलन देश के शहरी विकास के इतिहास में नई दिशा देने वाला साबित होगा। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, हम आपको दिखाते हैं। मेरे लिए बहुत ही
हर्ष और गौरव का विषय है कि आज मुझे देश भर की शहरी सरकारों के आप सभी कर्णधारों के मध्य उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बताया गया है कि इस सम्मेलन में शहरी विकास, स्थानीय निकायों के सुदृढ़ीकरण, नागरिक सुविधाओं के विस्तार, ऐसे अनेक विषयों पर गहन विचार विमर्श, चिंतन, मनन, संवाद आप सबके मध्य किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस महामंथन से मां गंगा के सानिध्य में जो अमृत निकलेगा वह हमारे सभी शहरी निकायों को और अधिक मजबूत बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। भाइयों बहनों, सभी अपने अपने शहरों के आप प्रथम नागरिक हैं। आपके कंधों पर उन शहरों को स्वच्छ बनाना, उनको निर्मल बनाना, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, मलिन बस्तियों को साफ स्वच्छ करना, उनको हर प्रकार की सुविधाएं देना, ये आपके कंधों पर ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और आप सभी न केवल अपने अपने शहरों का नेतृत्व कर रहे हैं, बल्कि वहां के नागरिकों की आशाओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और विश्वास के भी सशक्त प्रतिनिधि के रूप में आप आज उनका नेतृत्व उनको प्रदान कर रहे हैं। 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और नगर निकायों के समकक्ष आने वाली वित्तीय चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा होगी। देश भर के जनप्रतिनिधि अपने अपने शहरों के अनुभव साझा करेंगे। इससे बेहतर शहरी प्रबंधन और जन सुविधाओं को मजबूत करने के लिए नई रणनीतियां सामने आने की उम्मीद है। धामी सरकार लगातार उत्तराखंड को राष्ट्रीय आयोजनों की पसंदीदा भूमि बनाने के साथ साथ शहरी विकास, स्वच्छता और आधुनिक आधारभूत ढांचे पर विशेष ध्यान दे रही है। यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उत्तराखंड को लगातार प्राथमिकता मिल रही है। सम्मेलन के दौरान महापौर मां गंगा की आरती में भी शामिल होंगे और उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति विरासत से रूबरू होंगे। देश भर से आए प्रतिनिधियों को उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं को करीब से जानने का इस दौरान अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर अखिल भारतीय महापौर परिषद का ये सम्मेलन न केवल शहरी विकास के नए आयाम तय करेगा, बल्कि उत्तराखंड की बढ़ती राष्ट्रीय पहचान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास एवं सुशासन के प्रयासों को भी नई मजबूती प्रदान करेगा। स्पेशल रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगले अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके से एक बेहद दर्दनाक और रूह कंपा देने वाला हादसा सामने आया है। यहां एक बेसमेंट में चल रहे लेमन ग्रीन रेस्तरां में बुधवार सुबह भीषण आग की घटना सामने आई। इस अग्निकांड में अब कई लोगों की मौत हो चुकी है अब तक, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। आग इतनी तेज फैली कि बेसमेंट और उसके ऊपर बने कमरे में ठहरे हुए लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया। बेसमेंट में लगी आग एक बार फिर दिल्ली के प्रशासनिक सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर क्यों बेसमेंट की आग इतनी जानलेवा साबित होती है? क्यों नेशनल बिल्डिंग कोड और फायर सेफ्टी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? और साल 2026 में जनवरी से लेकर अब तक जलती दिल्ली के इस दर्द का असली जिम्मेदार कौन है? इस रिपोर्ट में देखें। आप देख सकते हैं बहुत पानी मार देगा ना। देख सकते हैं दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक दर्दनाक मौत के तांडव ने सबको सन्न कर दिया है। जहां एक बेसमेंट रेस्तरां में भीषण आग लगने से कई लोगों की जान चली गई।
और दर्जनों लोग घायल हुए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को बाहर निकलने का मौका ही तक नहीं मिला। ये घटना एक बार फिर उस गंभीर सवाल को जन्म दे रही है कि इस दिल्ली अग्निकांड का आखिर जिम्मेदार कौन है। दिल्ली का मालवीय नगर इलाका, लेमन ग्रीन रेस्तरां, आग से 21 लोगों की मौत और दर्जन भर से ज्यादा घायल। हादसा बुधवार सुबह रेस्तरां के बेसमेंट में हुआ। यहाँ लगी आग ने ऐसा खतरनाक रूप ले लिया कि लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। यहाँ लगी आग बिल्डिंग में तेजी से फैली और रेस्तरां के ऊपर बने कमरे में ठहरे विदेशी तक पहुंचने लगी। बेसमेंट में आग लगने का ये कोई पहला मामला नहीं है। बेसमेंट में ज्यादातर लगी आग जानलेवा साबित होती है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों होता है। इसका पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। बेसमेंट की आग सबसे खतरनाक क्यों? पहली वजह, धुआं भरना। बेसमेंट में आग लगने के बाद सबसे पहला असर धुएं के रूप में दिखता है। धुआं ऊपर की ओर उठता है, लेकिन ये बाहर नहीं निकल पाता है। ऊपर के दूसरे फ्लोर के मुकाबले बेसमेंट में छत थोड़ा नीचे होती है, खिड़कियां नहीं होती। बाहर जाने का रास्ता सिर्फ एक ही होता है, जो सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर निकलता है और वहां धुआं भर जाता है। और कई बार धुआं इतना ज्यादा होता है कि रास्ता तक नजर नहीं आता। दूसरी वजह, ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन के मामले में बेसमेंट की ऑक्सीजन जल्दी खत्म होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल तेजी से बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो 2 से 3 मिनट में बेहोश करने की क्षमता रखती है। बेसमेंट में वेंटिलेशन ना हो, धुआं एग्जिट रूट ब्लॉक करे और रास्ता न नजर आए तो लोग दम घुटने से मर जाते हैं। तीसरी वजह, जिधर निकलने का रास्ता वहीं आग। पहले फ्लोर पर या ऊपर की मंजिल पर आग लगने पर लोग खिड़की से कूदते हैं, बालकनी से रस्सी के जरिए बाहर निकलते हैं। लेकिन बेसमेंट में सारे विकल्प नहीं होते। नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार बेसमेंट में सीढ़ियों की बनावट ऐसी होनी चाहिए कि बेसमेंट का धुआं ऊपरी मंजिलों के एग्जिट को ब्लॉक न करे। लेकिन ज्यादा बेसमेंट में एक ही सीढ़ी होती है जो आग लगने पर ब्लॉक हो जाती है। दावा किया गया है कि मालवीय नगर में भी एकमात्र रास्ता था जो धुएं से घिरा था। चौथी वजह, फायर ब्रिगेड के लिए घुसना मुश्किल। जब फायर फाइटर्स किसी इमारत में आग बुझाने जाते हैं तो ऊपर से पानी डालते हैं या खिड़कियां तोड़कर एंट्री करते हैं। बेसमेंट तक उनका पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। उन्हें उसकी एकमात्र सीढ़ी से अंदर उतरना होता है जो धुएं और आग से भरी होती है। मालवीय नगर की घटना में सुबह 8:50 पर फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना मिली। दमकल विभाग की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बेसमेंट में फंसे 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन इसमें वक्त भी लगा। एक अधिकारी घायल हुआ और एक बीमार पड़ा। पांचवी वजह, बेसमेंट रेस्टोरेंट में आग का सबसे बड़ा ईंधन। देख सकते हैं बहुत गंभीर। अगर बेसमेंट में रेस्तरां है जो ये आग के लिए ईंधन का काम करता है, यहाँ रखे एलपीजी सिलेंडर, लकड़ी का फर्नीचर, प्लास्टिक की कुर्सियां तेजी से जलती है। यहाँ आग तेजी से बढ़ने के साथ धुएं भी बढ़ता है। यही अग्निकांड अगर ऊपर की मंजिल पर होता तो हवा का फ्लो आग को रोकने की कोशिश करता, लेकिन बेसमेंट में ये राहत नहीं मिलती, इसलिए जान जाने का खतरा और ज्यादा होता है। चलिए आपको बताते हैं मालवीय नगर की घटना में सुबह 8:50 पर फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना मिली। दमकल विभाग की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। जितेंद्र कुमार एसडीएम का क्या कुछ कहना है, जरा ये भी सुनिए। मैं जितेंद्र कुमार एसडीएम डीडीएम में साउथ डिस्ट्रिक्ट। जैसे ही मुझे सुबह जानकारी मिली इस बारे में हमने अपने डीडीएम में सेल को एक्टिवेट किया। वहाँ से सभी ईओसीज को सूचित किया गया और तुरंत यहाँ पहुँचने के लिए बोला गया। मैं खुद भी, मुझे ट्रेनिंग पे जाना था पर मैं भी फिर यहाँ छोड़ के यहाँ के लिए हुआ। यहाँ ने पता लगा कि बिल्डिंग में इसके नीचे कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे थे, तो अभी कारणों का पूरा नहीं पता है और मोस्ट प्रॉब्ली उस रेस्टोरेंट की वजह से कुछ
आग लगी है। एक तरफ दिल्ली में अग्निकांड है जिसको लेकर तमाम सवाल हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको बताते हैं जनवरी से लेकर अब तक आग से जलकर कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में आग के मामले 2026 जनवरी से मई 2026 के बीच लगभग 6,600 से ज्यादा फायर कॉल्स दर्ज हुए। अप्रैल में करीब 2,663 फायर केस आए जो पिछले महीने से ज्यादा थे। औसतन हर दिन लगभग 30 से 40 फायर इमरजेंसी कॉल्स दर्ज हुई। जनवरी से मई 2026 तक लगभग 45 लोगों की मौत हो चुकी है। मार्च सबसे घातक महीना रहा जिसमें लगभग 15 मौतें हुई। मई तक मौतों का कुल आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। यह हादसा सिर्फ एक इमारत में लगी आग नहीं है, बल्कि सिस्टम की उस लापरवाही की तस्वीर है जो बार बार सामने आने के बावजूद नहीं बदलती। सवाल यह है कि जब बेसमेंट में रेस्टोरेंट चलाने की इजाजत, फायर सेफ्टी नियम और बिल्डिंग कोड सब मौजूद है, तो फिर हर बार इन्हीं नियमों की धज्जियां उड़ाई क्यों जाती हैं? क्या निरीक्षण सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है? क्या अवैध निर्माण और फायर एनओसी की खामियों पर समय रहते कार्रवाई होती है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसी लापरवाहियों की कीमत आम लोगों को अपनी जान देकर क्यों चुकानी पड़ती है? मालवीय नगर की यह घटना एक चेतावनी है, लेकिन क्या ये चेतावनी भी बाकी हादसों की तरह फाइलों में दब कर रह जाएगी? जनवरी से लेकर जून तक जलती दिल्ली का दर्द कौन समझेगा? सवाल बड़ा है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। देख सकते हैं बहुत। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।